देखिए टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मैं अभी इसको सीधा कनेक्ट नहीं कर रहा हूं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के साथ। मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे आरबीआई वर्क करती है और उससे कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। और एक बार क्रेडिट समझ में आ गया तो आप समझ पाओगे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या कम होगा, और एज ए रिजल्ट आप समझ पाएंगे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे चेक किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग है इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। अमेरिका में फेडरल बैंक ये डिसीजन लेती है, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, हर देश में अपनी अपनी होती है। इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक रहनी चाहिए आपकी। डेफिनेशन में सेंट्रल बैंक का नाम आना चाहिए। हमारे केस में कौन है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मनी सप्लाई मतलब पूरी इकोनॉमी में पैसा कितना रहेगा, ज्यादा या कम। क्योंकि ज्यादा मनी सप्लाई रहेगी तो उसका अपना इंपैक्ट आएगा, और कम मनी सप्लाई होगी तो उसका अपना इंपैक्ट आएगा। ज्यादा पैसा ज्यादा डिमांड बढ़ाएगा, कम पैसा डिमांड को कम करेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बना देंगे। और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मार्केट में क्रेडिट का कितना रुपया आप देना चाहते हो, मार्केट में कितना पैसा क्रेडिट की फॉर्म में जाना चाहिए। जैसे अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है जिसमें 14 लाख करोड़ के करीब लोन की फॉर्म में क्रेडिट प्रोवाइड की जा रही है। तो ज्यादा क्रेडिट जाएगी तो धीमी पड़ी हुई इकोनॉमी के साइकिल को धक्का लगेगा, उसको स्पीड मिलेगी, गति मिलेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, ज्यादा डिमांड आ सकती है, ये इस तरह से। तो ये आरबीआई की पॉलिसीज होती है। अब आरबीआई जो है उसके बारे में एक खास बात ध्यान रखना, जनरल पब्लिक आरबीआई के साथ डील नहीं करती है। हम में से किसी का भी बैंक अकाउंट आरबीआई में नहीं है, हम जनरल पब्लिक डील नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सबका बैंक अकाउंट कहां होता है? आरबीआई के पास होता है। समझे? अगर आपको थोड़ा और समझना हो तो अभी रिसेंट में एक बहुत अच्छी पिक्चर आई है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है, स्कैम। ठीक है, स्कैम 1992, वो जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत आरबीआई की फंक्शनिंग देखने को मिलेगी कि आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करता है चीजों को। अब देखिए यहां हम बात करते हैं आरबीआई के टूल्स के बारे में कि कैसे ये इसे मैनेज करता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, कैसे इसको मैनेज करते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखो, पहले वो मेजर्स या वो इंस्ट्रूमेंट जिनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है जनरल मेजर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और जिसका दूसरा नाम क्या है? जनरल मेजर्स। और एक आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसे बोलते हैं सेलेक्टिव मेजर्स। ये एकदम अच्छे से दिमाग में यहीं इसी क्लास के साथ याद हो जाने चाहिए। क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव, जनरल मेजर्स या सेलेक्टिव मेजर्स। आप जब मार्केट जाते हैं एक एयर कंडीशनर परचेज करने, या एक बहुत बड़ा सा टेलीविजन परचेज करने, या कार परचेज करने, या बाइक परचेज करने, उस वक्त आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, या आपको कितने % इंटरेस्ट के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर वो कमोडिटी मिलेगी, या ईएमआई के ऊपर वो कमोडिटी मिलेगी, वो भी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स ये इंस्ट्रूमेंट है, यूं समझो ये वो इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से क्रेडिट कंट्रोल की जाती है।
या ये हाथ है आरबीआई के दो पावरफुल जिससे वो ये काम करता है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों में जनरल डिफरेंस बताता हूं आपको, जनरल मेजर और सेलेक्टिव मेजर में डिफरेंस क्या है। इसको यूं समझें, मान लेते हैं आप बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपने खाने की डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन, सारी चीज़ों का बिल्कुल, विटामिन और इन सब का पूरा ध्यान रखते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्विमिंग करते हो, जिमिंग करते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, बहुत ध्यान रखते हो अपनी हेल्थ का आप। ठीक, जब आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हो जैसे जिम जाना या रनिंग करना या योगा करना, तो उससे मिलने वाले फायदे, उससे मिलने वाले बेनिफिट आपके पूरे के पूरे ओवरऑल बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपका माइंड जो है वो सेट रहेगा, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपके घुटने अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी में कैल्शियम और बाकी दूसरी जो चीज़ें ज़रूरी है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। ये बेनिफिट होता है अगर आप इस तरीके का कोई मेथड यूज़ करते हो। ये क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब है जिसका इफेक्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। वो टूल्स आरबीआई के जिसको यूज करके पूरी की पूरी इकोनॉमी पे जिसका असर पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स या जनरल मेजर्स बोलते हैं। लाइफ टाइम काम आते हैं ये, जब तक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए रहोगे। इनफैक्ट आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए लाइफ टाइम ये काम आती है दोनों चीजें। उन्हें अपने करियर को अगर बनाना है अपनी पढ़ाई के बूते, तो ये चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको। और यहाँ सबसे पहली बार उसकी ग्लिम्पसेस मिलती है और आगे चलकर इसके डिटेलिंग शुरू होती है। तो यहाँ जिसको पता है वो एक तो न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ सकता है, मार्क्स ला सकता है, और तीसरा वो इकोनॉमिक पॉलिसी को समझ सकता है। तो ये वो मेजर्स हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर डालते हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में फार्मर्स है, हमारी इकोनॉमी में माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे काम करने वाले लोग हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, आम आदमी हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, मतलब पूरी की पूरी द होल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ने वाला है। ये टूल्स का मतलब आप रनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, और फायदा जो हो रहा है पूरी की पूरी बॉडी को हो रहा है, हर एक सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को, आपके माइंड को, हर चीज को उससे बेनिफिट हो रहा है। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स या जनरल मेजर्स होते हैं। ये होते हैं सेलेक्टिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। सेलेक्टिव मेजर का मतलब यह है कि हमारी रॉक स्टार जो है उसको एक पिंपल हो गया मान लो, ठीक है, और वो रॉक स्टार हमारी उस पिंपल को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर से एक क्रीम लेके आई। डॉक्टर ने कहा इसे सुबह दोपहर शाम 3 बार लगाना है, तो वो सुबह भी लगा रही है, शाम को भी लगा रही है, दोपहर को भी लगा रही है, और डॉक्टर ने एक मेडिसिन भी दिया कि इसे भी ले लिया करो ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये वो जो इलाज कर रही है, क्या इसका बेनिफिट पूरी बॉडी को हो रहा है क्या? नहीं, उसका बेनिफिट उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो रहा है। उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेजर्स। क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेजर्स कौन से होते हैं? जो पूरी इकोनॉमी पे अपना इफेक्ट नहीं छोड़ते, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट में, किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर क्रेडिट एक्सपांड हो। क्रेडिट एक्सपांड का क्या मतलब है? ज्यादा पैसा जाए एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस बहुत है, एग्रीकल्चर में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत है, सुसाइड बहुत ज्यादा कर रहे हैं फार्मर्स, ठीक है, 70-75 लोग अगर रोज सुसाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर की तरफ आप ज्यादा क्रेडिट पहुंचाना चाहते हो, तो ये एक सेलेक्टिव मेजरमेंट हुआ। इसको जब यूज करते हो ना, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी पे असर पड़ता है। इसको जब यूज करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप चाहते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है उन तक इंपैक्ट जाए, तो आप इनको यूज करिए, ठीक है। तो बच्चों बताओ, सबसे पहले तो इस बात का मतलब समझ में आया तुम्हें, मनी सप्लाई और क्रेडिट का? और ये भी बताओ इन दोनों का जो मैंने अभी डिफरेंस समझाया वो समझ आया क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं आगे बात करूंगा। ओके, मतलब सबको समझ में आया है। देखिए अब इसमें क्या क्या यूज हो सकते हैं। इसमें एक आप नाम देखोगे, बैंक रेट। मैं सिर्फ जनरल बात बताऊंगा, इसका डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, इतना नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, ठीक, एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक है सीआरआर। सीआरआर की फुल फॉर्म जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तब पूरी लिखूंगा। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो सारे के सारे टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट है जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी पे एक साथ असर पड़ेगा,
और ओवरऑल क्वांटम डिसाइड होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितनी, क्वांटम मतलब कितनी क्वांटिटी में, ओवरऑल कितनी क्वांटिटी में इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबल है। इसको कौन डिसाइड करता है? ये क्वांटिटेटिव मेजर्स डिसाइड करते हैं। वहीं सेलेक्टिव मेजर्स में, एक बात का जवाब देना, हाँ एक मिनट बेटा, ये वो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में कितना क्वांटम होगा क्रेडिट का, मतलब कितनी ज्यादा क्रेडिट होगी या कम होगी पूरी इकोनॉमी में, किसी एक सेगमेंट में नहीं, पूरी इकोनॉमी में, ये वो डिसाइड करते हैं। ठीक, अब इसको बताने से पहले मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो क्या आपका चेहरा देख के लोन देती है क्या बैंक? अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो बैंक आपसे क्या डील करती है, बैंक आपको क्या बोलती है? हाँ, मतलब आपकी रीपे करने की कैपेसिटी देखती है, मतलब ये वो आपके पिछले 4-5 साल के या 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न देखती है, ये तो होती है आपकी रीपे करने की कैपेसिटी। अब वो अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी भी तो चाहती है ना, लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी। तो सरकार क्या कहती है, मतलब बैंक क्या कहती है कि आप कोई मॉर्गेज है आपके पास तो वो रखिए, कहती है मॉर्गेज लोन के, मैं मॉर्गेज लोन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। मॉर्गेज लोन पता है ना क्या होता है? जैसे आपके पास प्रॉपर्टी के कागज है, कोई खाली जमीन पड़ी है या कोई पूरा मकान है, आप अपना मॉर्गेज रखते हो। एट प्रेजेंट मैं बता दूं 8.5% एंड अबाउ मॉर्गेज लोन की रेट एट प्रेजेंट। समझ गए क्या है? जैसे मान लो मेरे पास मकान के कागज है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी के कागज जाऊंगा बैंक के पास और बैंक को कहूंगा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक दो चीजें मांगेगी मेरे से, क्योंकि मैं मॉर्गेज लोन लेने जा रहा हूं। और भी कई तरीके के लोन होते हैं, बिकॉज मैं वो तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, वो शायद बिजनेस स्टडीज का पार्ट हो। यहां पे मैं सिर्फ, मुझे ये बात बतानी है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 8.5% एंड अबाउ के करीब उन्होंने कहा आपकी, ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से और कई कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से। मान लूं मेरे को 8.5% लगेगा मेरे एरिया के हिसाब से, तो मुझे जिस बैंक में भी गया, मैं स्टेट बैंक में गया, ये स्टेट बैंक की रेट है, किसी और बैंक में जाओगे तो 10.5% भी है। तो स्टेट बैंक में मैं गया, उन्होंने कहा कि सर हमारा बंदा आएगा, आपकी पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा और आपको लोन मिलेगा। इनका ठीक है। अब मेरी पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हुआ, वैल्यूएशन किया उन्होंने, मान लो 50 लाख रुपए, ठीक। अब बैंक मुझे लोन तभी देगी ना जब मैं उनके हिसाब से मेरी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसके कागज में उनके नाम रख दूंगा, एफिडेविट लगा के, कि भाई कल को मैं न लोन पे कर सकूं तो गवर्नमेंट, बैंक को ये हक है कि मेरी इस एसेट को बेचे और अपना पैसा रिकवर कर ले। समझे बात को? ये प्रोसेस होता है। ये तो ब्याज की रेट होगी, चलो ये तो बाद की बात है, इंटरेस्ट रेट है, ये तो अलग मैटर है। 50 लाख रुपए, ठीक। अब क्या मुझे, अगर आपको थोड़ी जानकारी तो क्या बताओ, क्या मुझे पूरा का पूरा 50 लाख का लोन मिलेगा क्या? अगर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है तो कम मिलता है हमेशा, है ना। वो जो कम मिलता है ना, वो उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जैसे मान लो 50 लाख की मेरा वैल्यूएशन हुआ और मुझे बोला आपकी प्रॉपर्टी है 50 लाख की, लेकिन लोन हम आपको देंगे 35 लाख। 35 लाख मतलब क्या? 70%। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का कितना परसेंट मिला बेटा मेरे को? 70% मिला। तो मैंने गैप, मतलब बैंक ने गैप कितना छोड़ दिया? 30% ना। तो वो 30% का जो गैप है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं इसको? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसको। ये सेलेक्टिव कंट्रोल होते हैं। कैसे? मॉर्गेज लोन के लिए ये 30% कर रखा है मार्जिन, जिसका मतलब अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस होता है, 30% डिफरेंस है ना, या 15 लाख 30%, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब किसी एरिया में मार्जिन रिक्वायरमेंट 15% हो सकता है, किसी एरिया में 40% भी है। तो 40% है यानी उस एरिया में आप कम लोन देना चाहते हो, किसी एरिया में 10% ही है, इसका मतलब आप वहां ज्यादा लोन देना चाहते हो। मेरे यहां इस केस में कितना रखा है उन्होंने? 30% रखा है। तो सब जगह अलग अलग हो सकता है। तो जिस एरिया में क्रेडिट बढ़ानी हो उसी एरिया की मार्जिन चेंज कर दो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको इस एग्जांपल से? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सेलेक्टिव मेजर होते हैं। ये जिस एरिया में या जिस पर्टिकुलर इकोनॉमी के सेगमेंट में आपको बूस्ट अप करना है वहां इसको चेंज कर दो, और जहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है वहां पे इसको चेंज कर दो। ये सेलेक्टिव मेजर्स होते हैं। मुझे 30% मिल रहा है। मान लो मेरा एक दोस्त है, उसको कोई गांव में प्रॉपर्टी है उसकी, और उसे वहां पे बिजनेस शुरू करना है, और वो अपनी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेके बिजनेस करना चाहता है। वो सरकार की स्पेसिफिक कैटेगरी के बिजनेस में आता है जिसको सरकार प्रमोट करना चाहती है।
अब वहां मार्जिन रिक्वायरमेंट है 5%। अब उसने अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दी होती तो बताओ उसे कितना लोन मिलता? 45 लाख रुपए का लोन मिलता ना, 45 लाख से भी ज्यादा का मिलता। 5% है, 47 लाख के करीब मिलता, 47 लाख एंड 50,000 का लोन मिलता उसको, जबकि मुझे कितना मिला है? 35 लाख। तो हर एक एरिया के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को अलग अलग रखा जाता है। बोलो बात समझ आई क्या? फिर है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी समझाएंगे आपको एक एक पॉइंट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के बाद है मॉरल प्रेशर, ठीक है, और कंज्यूमर्स क्रेडिट रेगुलेशन। तो ये वो चीजें हैं जो हम यहां क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर पढ़ेंगे। और ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे हम कहां पढ़ने हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स में। अभी जब मैं इनको समझाऊंगा तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, क्रेडिट वर्ड यूज करूंगा। भाई क्रेडिट ज्यादा होते ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्रेडिट कम होते ही मार्केट में क्रेडिट कम हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल मीनिंग क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, आरबीआई इसको कंडक्ट करती है। कल मैंने बताया था ना, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो भारत सरकार है ना, इंडियन गवर्नमेंट, ये उसका काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसको मैनेज करती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पूरी की पूरी, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी पूरी की पूरी आरबीआई के हिस्से में आती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, आम जनता इस दरवाजे पे जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ये पब्लिक सेक्टर के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, है ना, कई तरीके के होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन कुछ एग्जांपल दे दूं। पीएनबी जाते हैं हम, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब, ये जनरल पब्लिक है। मतलब जब इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ानी हो, मतलब हम यहां क्रेडिट बढ़ा रहे हैं, ये देश के लोग हैं, ये जनता है हमारी, ये इकोनॉमी है, और क्रेडिट कम करनी हो तो क्रेडिट यहां कम हो रही है, ठीक। और यहां आरबीआई है, जनरल पब्लिक के साथ आरबीआई डील नहीं करता, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है वो पब्लिक के साथ डील करती है। कमर्शियल बैंक का अकाउंट जो होता है वो कहां होता है? आरबीआई के पास होता है। अब बहुत इत्मीनान से समझना एक बात, एक एक बात को। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं बैंक रेट और रेपो रेट। मुझे एक बात का जवाब देना, ठीक है? तुम 20 साल के लिए लोन लेते हो बैंक से, सपोज करो, और 2 साल के लिए लोन लेते हो। एक लोन तुमने लिया 20 साल के लिए, एक लोन लिया तुमने 2 साल के लिए। तो क्या ब्याज की रेट एक ही होगी क्या दोनों के लिए? इंटरेस्ट रेट एक ही होगी क्या? नहीं होती, अलग अलग होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई हाउसिंग लोन होते हैं वहां कम होता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन होता अलग अलग है, उसके अपने लॉजिक्स है, रीजंस है। हाँ, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि तुमने बैंक को 10 साल के लिए पैसा दिया फिक्स डिपॉजिट में, और 1 साल के लिए दिया, तो 10 साल के लिए आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इस तरह से। तो अलग अलग टाइम पीरियड में जब आप बोरोइंग या लैंडिंग करते हो तो इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती है। समझना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या है बैंक रेट और क्या है रेपो रेट। वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है उसे बैंक रेट बोलते हैं और रेपो रेट बोलते हैं। समझ गए? वो रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से पैसा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं। देयर इज डिफरेंस। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेती है, कम टाइम के लिए, अब वो तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है कितना कम होगा क्या होगा, बस इतना ध्यान रखना, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन लेती है उसे बोलते हैं रेपो रेट, और जब लंबे टाइम के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती है उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। बच्चों, ऐसा है कि कोई नई बैंक शुरू हुई, अभी अभी रिसेंटली आई है, मान लो, बैंक कैसे बनती है वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। तो जो भी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स होते हैं वो सारे आरबीआई के पापा जी हैं, ये
सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनके रेगुलेशन में पूरा किया और आपको राइट मिला कि आप बैंक बना सकते हो, तो आपने बैंक शुरू की। अब ऐसा तो है नहीं ना जैसे ही बैंक शुरू हुई सीधा आपके पास ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे। अभी आपने थोड़े दिन पहले नाम सुना था बंधन बैंक, बोलो तो सही, आना तो बोलो यार, है ना। नए नए बैंक थे, फाइनेंशियल कंपनीज को भी बैंक में आप कन्वर्ट कर दिया, एयू फाइनेंस एंड स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक। इस तरह से जब भी कोई नई बैंक आती है तो तुम देखते हो कि वहां इंटरेस्ट रेट बड़ी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि नई बैंक है, कस्टमर है नहीं, लालच देती है आपको, हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो देंगे तो कस्टमर जुड़ते हैं। तो कोई नया बैंक होता है, बैंक का काम क्या होता है, पैसा लेना और पैसा देना। तो शुरुआत में तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर तो इतने कस्टमर है कि वो उनको तो यूं लगता है थोड़ा कस्टमर कम हो जाए तो बढ़िया, इतने सारे कस्टमर है तो उनके पास तो फ्लो है पैसे का अच्छा खासा जिसको वो आगे दे सकते हैं। लेकिन कोई नया बैंक आता है जिसका अभी कस्टमर ही नहीं है, कैसे पैसा देगा वो, कमाई कैसे करेगा बैंक। बैंक की कमाई क्या होती है, पैसा लेना लोगों से, पैसा देना, और बीच का मार्जिन होता है 10% पे लिया, 12% पे दिया, 2% कमाया, इस तरह से। तो नई नई बैंक होती है, उसके एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। वो आरबीआई, बिकॉज आरबीआई उसके एक तरीके से टेक केयर कर रहा है उसका, ठीक है, तो वो इससे पैसा उधार लेगा। अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए लेता है दिस इज कॉल्ड रेपो रेट, और लॉन्ग टाइम के लिए लेता है तो बैंक रेट। ऐसा नहीं है, रूटीन बैंक्स भी लेती है, ऐसा नहीं है हर नई बैंक को लेना पड़ेगा, रूटीन बैंक भी लेती रहती है, ये ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। तो यहां बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब क्या, वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक की तरफ पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, रेपो रेट। डिफरेंस क्या है बच्चों, रेपो रेट मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो रेपो रेट है, और बैंक रेट मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। बस मैंने इतना हल्का फुल्का ही बताया, इतना ही है तुम्हारे। वैसे इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को ये वाला लोन लेने के लिए आरबीआई के पास अपने फर्स्ट कैटेगरी के बिल्स को रखना पड़ता है, उसके बदले में आरबीआई इसको पैसा उधार देती है। बिल्स की भी कई कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी के बिल्स को यहां मॉर्गेज रखती है और बदले में क्या मिलता है, लोन मिलता है। अब इतना डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, अगर एमए पढ़ा रहा होता है, एमकॉम पढ़ा रहा होता तो डेफिनेटली उस पर बात करते, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। तुम्हें सिर्फ इतना भेजे में रखना है, यहां से पैसा जा रहा है, यहां जिस रेट पे जा रहा है, जिस रेट पे जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट और शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट। अब मैं आपको इसको यूं समझाता हूं, एक टेबल बना के। हम कह रहे हैं मार्केट में क्रेडिट ज्यादा या कम होना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इधर लिख देता हूं बैंक रेट। अब अगर इकोनॉमी में बैंक रेट को बढ़ाया जाए, बढ़ जाए बैंक रेट, या रेपो रेट बढ़ा दी जाए, मतलब ये कमर्शियल बैंक के पास आरबीआई से हाई रेट के ऊपर पैसा आता है, तो मुझे बताओ इकोनॉमी में क्रेडिट पे क्या असर पड़ेगा, ये तुम्हें बताना है। कैसे कम होगा ये समझा प्रोसेस। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। कमर्शियल बैंक को अब आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ रहा है, और बहुत बड़े फंड्स इधर मोबिलाइज होते हैं इस फॉर्म में। इनको अगर भाई, इसकी कमाई क्या है तुम ये समझो, कमर्शियल बैंक की कमाई क्या है, पैसा लेना और पैसा देना, उसके बीच का मार्जिन इसकी कमाई होती है इन जनरल। अगर कमर्शियल बैंक के पास बड़ी हाई रेट के ऊपर पैसा आ रहा है पीछे से, तो वो आगे भी अब कैसे देगा, हाई रेट पे देगा। भाई सपोज करो पहले 10% पे आ रहा, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पहले 10% पे आ रहा था और कमर्शियल बैंक 12% पे देता था। अब पीछे से ही 12% पे आने लगा, तो ऑब्वियसली अब आगे कौन सी रेट पे जाएगा, पैसा हाई रेट पे जाएगा। तो जरा समझो कि अगर आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देती है, तो फिर कमर्शियल बैंक भी जनता को हाई ब्याज, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा लैंड करेगी कि नहीं करेगी। यानी जनरल पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होगी कि नहीं होगी। जो प्रोड्यूसर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई हाई होगी। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी, जनरल पब्लिक के लिए पैसा उधार लेना महंगा होगा, तो जनरल पब्लिक हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कम पैसा लेगी। कम पैसा लेगी तो यहां इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या? किसी को डाउट है तो बोलना। और ये रेपो रेट है, वो भी हाई होती है, तो भी मार्केट में पैसा हाई रेट में जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी तो बोल देना। मैंने हालांकि कोशिश तो ये कर रहा हूं मैं कि तुम्हें यही याद हो जाए इस क्लास में सारी बातें। तो बैंक रेट हुआ, रेपो रेट हुआ, फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। बच्चों ध्यान से देखना, रेपो रेट में ये आरबीआई पैसा देता था कमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा आरबीआई को क्या जरूरत है सर पैसा लेने की? ये सब क्रेडिट कंट्रोल करने के तरीके होते हैं, ठीक है, तो हम उस पर नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं इनमें अगर चेंज हो जाए तो क्रेडिट पे क्या असर पड़ेगा, हमारा पर्पज ये है। तो रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है। अब जवाब देना, कि अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो बताओ क्रेडिट पे क्या असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये वो रेट होती है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है। वापस से सोचो इसको, क्रेडिट कम होगी कि ज्यादा होगी ये बताना है। तेरे हिसाब से क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई कम होगी, क्रेडिट ज्यादा होगी? कोई एक जवाब दो और समझाओ उसको। गड़बड़ है। और कोई भाई, ये 2-4 लोग ही है क्या जो बोलते रहेंगे? और भी तो इतने लोग हैं क्लास में, गूंगे बने बैठे रहते हो यार। देखो भाई, मैं कह रहा हूं वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई इससे पैसा लेती है। अब रिवर्स रेपो रेट हाई हो गई तो कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई को पैसा देना ज्यादा फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने ज्यादा ब्याज दे दिया। अब सोच कर देखो, एज ए कमर्शियल बैंक तुम जनरल पब्लिक को पैसा देते हो और तुम आरबीआई को भी पैसा देते हो। आरबीआई को जिस रेट पे पैसा देते हो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई कह रही है बेटा दे, ज्यादा लालच दे रहा हूं तेरे को, मैं ज्यादा ब्याज दूंगा, तो कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट होगा इधर ज्यादा पैसा देने का, क्योंकि आरबीआई को पैसा देना सेफ है जनरल पब्लिक के कंपैरिजन में। तो एक बहुत बड़े फंड्स मोबिलाइज हो गया, बहुत बड़ा पैसा मोबिलाइज होकर किधर जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई उस पैसे का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर, हम आरबीआई नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो पैसा आया इधर आरबीआई के पास, जो इधर जनता की तरफ जाना था वो अब उधर ज्यादा जाने लगा, तो यहां पे क्रेडिट क्या होगी? बताओ, अब तो जवाब दे दो। बिल्कुल कम होगी। समझे कि नहीं समझे बात को? भाई कमर्शियल बैंक इसको भी पैसा दे रही है और आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है। आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो बढ़ा दी, इसका मतलब ये हुआ कमर्शियल बैंक के फंड्स जनता की तरफ जा रहे थे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफर होकर इधर आ गया, तो इनके पास जनता को देने के लिए पैसा कम हुआ, इकोनॉमी में क्रेडिट कम हो गई। अब भैया मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेशन के टाइम में ये करना पड़ता है या डिफ्लेशन के टाइम में? मैं इलाज की बात कर रहा हूं कि देश में इन्फ्लेशन है तो क्या क्रेडिट कम करनी चाहिए क्या, या डिफ्लेशन के टाइम में क्रेडिट कम करनी चाहिए? बताओ। बिल्कुल। तो ये सारे इलाज हम कब करेंगे? जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है तब हम ये सारे इलाज करते हैं। गौर से सुनना, इन्फ्लेशन का मतलब कल बताया था, इन्फ्लेशनरी गैप हाई डिमांड, ज्यादा डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ते हैं। आप डिमांड कम करो, डिमांड कम कैसे होगी? क्रेडिट कम करोगे तो डिमांड कम होगी। और क्रेडिट कम कैसे करोगे? ये इक्विपमेंट होते हैं, ये टूल होते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, 3 बताए। अब आपका पहले तो कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, वरना मैं सीआरआर एसएलआर के बारे में बताऊं। देखो, अगर मैं उल्टा कर दूं, बैंक रेट कम हो जाए या रेपो रेट कम हो जाए, बैंक रेट और रेपो रेट कम होने का मतलब कमर्शियल बैंक जो है उनको सस्ते में पैसा मिल रहा है, तो यहां पे भी वो लो रेट पे देंगे। यहां इंटरेस्ट रेट कम होगी तो जनता ज्यादा पैसा लेगी, तो क्रेडिट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये एरो सिमिलर हो गई, ये डाउन होने पर ये बढ़ता है, ये डाउन होने पर ये बढ़ता है। देखा जाए तो इनके बीच में और क्रेडिट के बीच में अपोजिट रिलेशन है। अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए, यानी अब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रही है, कमर्शियल बैंक से लिए गए पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा पब्लिक को देगा।
समझे बात को? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बैंक रेट का क्रेडिट के साथ, रेपो रेट का क्रेडिट के साथ, रिवर्स रेपो रेट का क्रेडिट के साथ अपोजिट उल्टा रिश्ता है। ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। क्या क्यों है वो मैं सारा अभी आपको समझा ही रहा हूं, एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। फिर देखो अगला बताता हूं तुम्हें, कैश रिजर्व रेशियो, बेटा जिसे हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR बोलते हैं। कोई बता सकता है क्या CRR के बारे में? बोलो। नहीं, ये इतना बड़ा रेशियो नहीं होता है जो तू इतना बड़ा बता रहा है ना, इतना नहीं होता है वो रेशियो। वो वॉल्ट रिजर्व रेशियो भी हो सकता है उसके अंदर, है ना, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सही है। हाँ बोल बोल, क्या कह रहे हो? आगे बता तो दे पूरा जो भी है। एक बार पीयूष तू बोल, फिर आस्था से बात करते हैं। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, रेट की अपनी बात करते हैं। आस्था आप। हम्म चलो। अब मैं यार ना तो टाइम डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ ना डिमांड डिपॉजिट, कुछ नहीं, मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैंकिंग सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल बात है, ध्यान से देखना बच्चों। जो जनरल पब्लिक है वो डील किससे करती है? कमर्शियल बैंक के साथ। पब्लिक अपना पैसा जमा कहाँ कराती है? बैंक के पास। और बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करती है? उस पैसे को वापस चैनलाइज करती है, लैंडिंग में भेज देती है। यही होता है, यहां से सेविंग आई इधर, और बैंक यहां से जरूरतमंदों को वापस लैंडिंग की फॉर्म में पैसा दे देती है। ठीक। लेकिन आरबीआई कहता है जो भी तुम्हारे पास पैसा जमा होने के लिए आ रहा है, जनरल पब्लिक से जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होने के लिए आ रहा है, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज, जितना पैसा यहां आ रहा है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को देना होता है। जितना पैसा वहां जा रहा है उसका एक जितना पैसा पब्लिक से कमर्शियल बैंक के पास आ रहा है उसका एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई को देना है। अभी सपोज करो 5% है CRR, सपोज करो CRR कितनी है? 5% है। तो अगर CRR 5% है और जनरल पब्लिक से यहां 100 रुपया आया है कमर्शियल बैंक के पास, तो कितना परसेंट आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा? कितना परसेंट आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा? 5 रुपया उधर चला जाएगा, इसके पास कितना बचेगा हाथ में? 95। उस 95 को वो लैंडिंग में यूज कर सकता है। 100 रुपया यहां आया, 5 रुपए जो है आप आरबीआई को दे दो, 95 को आप कहां यूज कर सकते हो? लैंडिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आरबीआई क्या करती है, इस कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देती है। ठीक है। तो जब इस कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा, मतलब 5% से हो गया 7%, सपोज करो। अब अगर 100 रुपए या जमा होने आते हैं तो अब आरबीआई के पास कितना जमा कराना पड़ेगा? 97। अब कमर्शियल बैंक के हाथ में कितना पैसा है जो उधर जा सकता है? बताओ। 93। जब 5% था CRR, तब आप 95 रुपीज इधर लैंड कर सकते थे, लेकिन अब उसको जब 7% किया गया तो केवल कितना लैंड किया जा सकता है? 93। इसका मतलब क्रेडिट 95 से 93 हो गई। CRR इंक्रीज किया तो क्रेडिट कम हो गई। कैसा रिलेशन है बच्चों? अपोजिट रिलेशनशिप है CRR का भी क्रेडिट के साथ। ठीक। अब सपोज करो इन्होंने CRR को कम कर दिया, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया, 5% से कर दिया सपोज 3%। 100 रुपए यहां आएंगे, 3 रुपए तो आरबीआई को जमा करवा दो, पीछे कितना बचा? 97। अब 97 का मार्केट में क्रेडिट जाएगा, यानी CRR कम होते ही मार्केट में क्रेडिट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बोलो समझ में आया क्या CRR का कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो। हाँ वो जरूरी होता है। नहीं 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 नहीं, जमा कराना होता है आरबीआई के पास। अकाउंट्स तो चलते रहते हैं इनके, बिल्कुल आरबीआई के पास जमा कराना होता है।
उसके बाद देखो मैं बात कर रहा हूं, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जिसे बेटा हम बोलते हैं SLR। अब है ना, इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अभी गौर से सुनना। SLR और CRR में क्या फर्क है? जो पैसा यहां आता है उसका एक फिक्स परसेंटेज जो RBI के पास जमा कराना होता है उसको तो बोलते हैं CRR। एक और रिस्ट्रिक्शन लगा रखा होता है RBI ने कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा आएगा उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज तुम अलग करके रख दो, हमें मत दो, हमें दोगे वो तो CRR वाला दोगे, लेकिन एक और परसेंटेज वो करती है कि ये आप अलग रखोगे, उसे लैंडिंग में यूज नहीं कर सकते, उसे अलग करके रखो। तो ये पूछेगा RBI से अलग कहां करें, तो RBI ने एक लंबी लिस्ट दे रखी है कि ये जो पैसा आपके पास आया है उस पैसे को यहां इन्वेस्ट करके रख दो, लेकिन उस पैसे को आप लैंडिंग में यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं SLR। ठीक है, अब इसमें यहां कई क्वेश्चन आते हैं कि सर वो कौन सी लिस्ट होती है, कहां पैसा जाता है। तो अगर हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, कमर्शियल बैंक, RBI, तब तो जरूर यहां सिग्निफिकेंट होता। हम तो यहां पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, और हमें अल्टीमेटली क्रेडिट पे पहुंचना है। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पब्लिक से जो पैसा आएगा उसका एक फिक्स परसेंटेज जो RBI को जमा कराना होगा वो तो होता है CRR, और एक और परसेंटेज होता है जो अलग करके रखना होता है, उसको बोलते हैं SLR। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय द RBI, जहां जहां RBI कहती है यहां आप ये पैसा रख सकते हो, आप डाल सकते हो, वहां कमर्शियल बैंक को वो पैसा अलग रखना होता है, मतलब उस पैसे को लैंडिंग में यूज नहीं कर सकते। अभी सपोज करो वो रेट है 10%, तो बैंक से आया, पब्लिक से आया 100 रुपया कमर्शियल बैंक के पास, तो जब पब्लिक से 100 रुपया कमर्शियल बैंक के पास आया तो उसका 10% कितना हुआ, 10 रुपए। 10 रुपए अलग करके रख दो, इसको नहीं देना, इसको देना होता है, वो तो अलग चीज है, वो CRR है, अभी उसको भूलो, अभी SLR की बात कर। 10 रुपए अलग करके रख दो। लैंडिंग में कितना यूज कर सकते हैं, 90। अभी SLR को इंक्रीज किया गया, 15% किया गया मान लो, तो अब अगर 100 रुपया इधर आएगा तो 15 रुपए अलग करके रख दो, ठीक है, अलग साइड में रख दो, उसको लैंडिंग में यूज नहीं कर सकते। और क्रेडिट कितने की जाएगी मार्केट में, 85 की जाएगी, पहले 90 की जा रही थी, अब 85 की। इसका मतलब SLR को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। SLR को बढ़ाने पर क्रेडिट कम हो जाती है। ठीक, उल्टा समझो, SLR को कम कर दिया जाए, 10% से कर दिया जाए 7%। अब 100 रुपये आएगा तो 7 रुपये अलग करके रख दो। लैंडिंग में कितना यूज कर सकते हो, 93, यानी पहले 90 यूज होता था, अब लैंडिंग में 93 जा सकता है। इसका मतलब इसको कम करने पर क्रेडिट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जो पीयूष आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि अलग करके रखना होता है, ऐसा नहीं है। CRR का पैसा तो RBI को देना पड़ेगा, और SLR जो है उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकती है। हाँ वो तो देखो यहां, अब मान लो किसी बच्चे को समझ ही नहीं आया और कल ही एग्जाम है और उसे तैयारी करनी है, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सब का क्रेडिट के साथ अपोजिट रिलेशन है। ठीक, अब हमें क्रेडिट कब करनी होती है, इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में क्रेडिट कम करनी है, तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट ट्रेंड ऐसे शो करती है, इन्फ्लेशन के टाइम में डिमांड कम करनी है ना, बैंक बढ़ाओ, बैंक रेट बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाओ, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओ, CRR बढ़ाओ, SLR बढ़ाओ। और जब डिफ्लेशन चल रहा है या मंदी चल रही है, इनकम कम है, आउटपुट कम है, ठीक है, एक्सेस सप्लाई है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्रेडिट बढ़ाने की जरूरत होती है। और क्रेडिट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट बढ़ाने के लिए इन सबको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। बोलो कोई भी डाउट। जब भी ये चेंजेस होते हैं, जो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये सारे मेजर, अभी एक बाकी है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे जनरल मेजर्स हैं। मैंने कहा जैसे आप योगा करते हो, स्विमिंग करते हो, पूरी इकॉनमी पर असर पड़ता है, तो ये जितने भी मेजर्स यहां बताए हैं, इसका किसी एक सेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। पूरी की पूरी इकॉनमी में क्रेडिट ज्यादा होगी या कम, ओवरऑल क्वांटम ऑफ क्रेडिट को डिसाइड किया जाता है। ये डायरेक्शन नहीं डिसाइड होती, इससे क्वांटम डिसाइड होता है, कितनी क्वांटिटी क्रेडिट की होगी। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब पहले तो बताओ कोई डाउट है तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।